वंदे मातरम प्यारे साथियों। आज की क्लास में हम 3 मार्च की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं को देखने वाले। इंपॉर्टेंट रहेगी क्लास। और आज का मोटिवेशन कोड है आपके लिए, ज़िंदगी में जब भी आप टूटने लगे तो सब्र रखना, क्योंकि निखरता वही है जो बिखरता है। तो जीवन में समस्याएं आए, जीवन में मुश्किलें आए, जीवन में अगर दुख दर्द सहने को मिले तो उसको स्वीकार करें और जो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहे निरंतर धैर्य के साथ। तो जब आपको बिखरने का वक्त आता है तो यह समझ लीजिए कि वही आपके निखरने का वक्त है। आप उस समय में जितना संघर्ष कर सकते उतना संघर्ष करिए और अपने आप को सफलता की ओर ले जाइए। निरंतर प्रयास करते रहिए, आप जरूर सफल होंगे। तो आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखते हैं। हाल ही में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किसने नामित किया है? तो अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में यूएसए ने नामित किया है। यूएसए ने अपने यहाँ के अभी जो राष्ट्रीय पक्षी है यह भी घोषित किया था, गोल्ड ईगल को। यूएसए यहाँ के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है और रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं। यह 20 जनवरी को इन्होंने शपथ ली थी यूएसए के राष्ट्रपति के रूप में। और वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं यहाँ के उपराष्ट्रपति? तो जेडी वेंस उपराष्ट्रपति बने हैं यूएसए के। और अंग्रेजी को यूएसए ने अपनी आधिकारिक भाषा घोषित किया है। लगभग अपनी आज़ादी के 150 वर्ष बाद किस आधिकारिक भाषा घोषित किया है? अंग्रेजी को यूएसए के द्वारा। और अभी जो राष्ट्रीय पक्षी है यूएसए का, इसे गोल्ड ईगल जो है इसे राष्ट्रीय पक्षी भी घोषित किया था। अगर भारत के संविधान में अगर बात करें तो भारत का जो अनुसूची 8 है यहाँ पर 22 भाषाओं का वर्णन है वर्तमान में। लेकिन जो भारत की 8वीं अनुसूची है इसमें जो मूल संविधान था उसमें 14 भाषाओं का वर्णन था और वर्तमान में जो 22 भाषाएं हैं। और भाषा किस भाग के अंतर्गत आती है अनुसूची 8 में और किस भाग के अंतर्गत है? तो भाग 17 में इसका वर्णन है, आर्टिकल 343 से आर्टिकल 351 तक। और अगर बात करें वर्तमान में भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं, तो 11 शास्त्रीय भाषाएं हो चुकी है हमारी। जो पहले 6 शास्त्रीय भाषाएं थी और अभी 5 नई शास्त्रीय भाषाएं जोड़ दी गई है। पहले हमारी जो 6 शास्त्रीय भाषाएं कौन सी थी? तो जो हमारी तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया, ये 6 शास्त्रीय भाषाएं थी। और अभी 5 नवीन शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत को मिला है। और इसके साथ ही अब 11 जो है भारत में शास्त्रीय भाषाएं हो चुकी हैं। जो हमारे मूल संविधान में जो 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषाएं। तो 15वीं भाषा नवीनतम किस संविधान संशोधन द्वारा जुड़ती है? तो यह सिंधी जुड़ती है 21वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा 1967 में। 16, 17, 18 जो 16, 17, 18 भाषाएं हैं जो कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी है, ये 71वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा 1992 में जोड़ी गई थी। और 4 भाषाएं 19, 20, 21 और 22, इन भाषाओं को बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, इन 4 भाषाओं को 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा 2003 में जोड़ा गया था। इस प्रकार वर्तमान में जो है 22 भाषाएं हमारी 8वीं अनुसूची में और मूल संविधान में कितनी थी? तो 14 भाषाएं थी मूल संविधान में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी का संबंध किससे? तो कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी का संबंध कहाँ से? तुर्की से। और अभी ये चर्चा में रही थी। ये जो अलग कुर्दिस्तान है या कुर्दियों के लिए अलग देश की मांग करते हैं तुर्की में ही, तो यह भी चर्चा में रही थी। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यह मांग करते हैं कि तुर्की देश में कुर्दी के लिए एक अलग देश होना चाहिए या एक अलग देश की मांग करते हैं ये तुर्की में। और 1984 से यहाँ पर विद्रोह कर रही है कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी अलग कुर्दी देश के लिए। और इसके नेता कौन थे? तो अब्दुल्ला ओकलान जो है इसके नेता थे इस पार्टी के, कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के। और इन्हें अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद इन्होंने युद्ध विराम की घोषणा की, अर्थात अलग देश की मांग को नहीं करेंगे ये और आगे इस संघर्ष को जारी नहीं रखेंगे। इनकी गिरफ्तारी के बाद इस पार्टी ने इसके लिए समझौता किया है। तुर्की की अगर बात करेंगे तो यह कौन से महाद्वीप हैं? तो यूरोप और एशिया। जो तुर्की देश है इसका विस्तार 2 महाद्वीपों में। एक और ऐसा देश कौन सा? रूस है, जिसका विस्तार भी 2 महाद्वीपों में, एशिया और यूरोप महाद्वीप में। इसकी राजधानी क्या है? अंकारा राजधानी है तुर्की की। लीरा यहाँ की मुद्रा है। अनातोलिया का पठार, जिसे एशिया माइनर के पठार के नाम से भी जानते हैं, कहाँ पर स्थित है? तुर्की में है। वोन गुलू झील जो कि सर्वाधिक लवणता वाली झील है, कहाँ पर स्थित है? तुर्की में है। लेबनान की अगर बात करेंगे तो बेरूत इसकी राजधानी है। और हिजबुल्ला संगठन कहाँ का है? तो आतंकवादी हिजबुल्ला संगठन भी जो लेबनान का है
और अभी हाल ही में यहाँ पर इजराइल ने जो पेजर है उनके माध्यम से जो हिजबुल्ला संगठन है, इन जो संगठन के जो व्यक्ति है या जो नागरिक है उनके लिए जो पेजर विस्फोट किया था। मिस्र की राजधानी क्या है तो काहिरा या कैरो मिस्र की राजधानी है और नील नदी का वरदान कहा जाता है मिस्र को। और स्वेज नहर पर किसका अधिकार है तो स्वेज नहर पर भी मिस्र का अधिकार है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओमान की राजधानी क्या है तो मस्कट ओमान की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नासा के अध्ययन के अनुसार मंगल ग्रह के लाल रंग का कारण कौन सा तत्व है तो नासा के अध्ययन के अनुसार मंगल ग्रह के लाल रंग का कारण कौन सा तत्व है तो जो फेरी हाइड्राइट है, फेरी हाइड्राइट यह मंगल पर लाल रंग का जो है कारण है या इसके लिए उत्तरदायी है। नासा का एक रोवर था जो कि मंगलयान के लिए गया होगा, आपने पहले भी पढ़ा है। परसिवरेंस रोवर यह मंगल के अध्ययन के लिए भेजा था नासा के द्वारा और इसमें रिसर्च में पाया गया है कि जो मंगल ग्रह पर लाल रंग है यह यहाँ पर पाए जाने वाले फेरी हाइड्राइट के कारण जो है इसका लाल रंग है। और फेरी हाइड्राइट के लिए आवश्यक है कि इसके लिए पानी की आवश्यकता होती है, पेरीहाइड्राइट को बनने के लिए तो पानी की आवश्यकता होती है, अर्थात इतिहास में यहाँ पर कभी पानी रहा है मंगल ग्रह पर। इसका उद्देश्य यह है कि यहाँ पर मानव जीवन की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर जो फेरीहाइड्राइट तत्व मिला है इससे यह संभावना व्यक्त की जा रही कि कभी मंगल ग्रह पर पानी रहा है और इसी के कारण इसका लाल रंग है मंगल ग्रह का और यहाँ पर जीवन की संभावना हो सकती है। भारत ने अपना मंगलयान मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया था तो PSLV C-25 के द्वारा मंगलयान लॉन्च किया था और भारत मंगलयान में पहली बार में ही सफलता हासिल की थी। मंगल के उपग्रह कौन से हैं दो तो फोबोस और डीमोस ये मंगल के उपग्रह हैं और गैनीमेड यह बृहस्पति का है। और सबसे बड़ा उपग्रह भी कौन सा है तो जो सबसे बड़ा उपग्रह भी हमारा जो बृहस्पति इसका उपग्रह गैनीमेड है। अगर सूर्य से आप सन से देखेंगे तो 4 ग्रह बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल इन्हें क्या कहा जाता है आंतरिक ग्रह कहा जाता है। इसके बाद जो शनि इसके बाद जो बृहस्पति शनि अरुण और वरुण है इन्हें बाह्य ग्रह कहा जाता है। और ये जो जहाँ बेल्ट पाई जाती है इसे क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट इसे एस्ट्रॉइड बेल्ट कहा जाता है। तो किसके मंगल और बृहस्पति के मध्य पाई जाती है एस्ट्रॉइड बेल्ट और इन 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 कहाँ हुआ है तो यह एकीकृत त्रिसेवा अभ्यास है, तीनों सेनाओं का अभ्यास है और इसका आयोजन कहाँ राजस्थान में हुआ है। डेजर्ट हंट 2025 इसका आयोजन राजस्थान जोधपुर में हुआ है और वायु सेवा स्टेशन है जो राजस्थान में वायु सेवा स्टेशन है यहाँ पर इसका आयोजन हुआ है। और त्रिसेवा अभ्यास है डेजर्ट हंट जिसमें हमारी आर्मी नेवी और एयरफोर्स तीनों अभ्यास करेगी और इसका उद्देश्य है कि तीनों सेनाओं के मध्य बेहतर समन्वय हो सके, इसके लिए जो डेजर्ट हंट है युद्धाभ्यास किया जा रहा है और भविष्य की चुनौतियों से निपटना इसका उद्देश्य है। तरंग शक्ति युद्धाभ्यास अभी इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था तो 2 जगह इसका आयोजन हुआ था तरंग शक्ति युद्धाभ्यास का, राजस्थान और तमिलनाडु में। साइक्लोन युद्धाभ्यास इंडिया और मिस्र के मध्य होता है साइक्लोन अभ्यास और राजस्थान में अभी इसका आयोजन हुआ था साइक्लोन युद्धाभ्यास को, ये भी आपको ध्यान में रखना है इस अभ्यास का। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही दिया सलाई आत्मकथा का संबंध किससे है तो अभी चर्चा में रही दिया सलाई आत्मकथा का संबंध कैलाश सत्यार्थी से जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता हैं कैलाश सत्यार्थी जी। दिया सलाई कैलाश सत्यार्थी जी की यह ऑटोबायोग्राफी है और 2014 में यह शांति का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं। जो पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई है, मलाला यूसुफजई और जो कैलाश सत्यार्थी जी है इन्हें एक साथ नोबेल पुरस्कार मिला था शांति का 2014 में। और ये किस आंदोलन से संबंधित है कैलाश सत्यार्थी जी तो बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित है और 1980 में इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया था। कैलाश सत्यार्थी किस राज्य से आते हैं तो यह मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था इन्हें 2014 में। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है इसमें इन्होंने संघर्षों और पीड़ा के धागों को बुनकर सफलता कैसे प्राप्त की जाती है या कैसे सफल होते हैं संघर्षों और पीड़ा के धागों को बुनकर, इसमें इस बात का वर्णन किया गया है इनकी ऑटोबायोग्राफी में। अमृता देवी बिश्नोई यह किससे संबंधित है तो चिपको आंदोलन से संबंधित है। अमृता देवी बिश्नोई चिपको आंदोलन जो राजस्थान में हुआ था, अमृता देवी बिश्नोई इससे संबंधित है। मेधा पाटेकर यह नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। अरुंधति रॉय अभी इन्हें इस बार पेन
सेंटर अवार्ड मिला है। और जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है उसे पाने वाली पहली भारतीय महिला भी कौन सी है, तो बुकर पुरस्कार को पाने वाली पहली भारतीय महिला भी अरुंधति रॉय जी है। और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था बुकर पुरस्कार से। अब कुछ ऑटोबायोग्राफियाँ हैं, जो प्रमुख ऑटोबायोग्राफियाँ उन्हें देख लेते हैं खिलाड़ियों की। अ पैशन ऑफ डांस किसके ऑटोबायोग्राफी है, यह यामिनी कृष्णमूर्ति की है। और ये जो भरतनाट्यम में और कुचिपुड़ी इससे संबंधित है, यामिनी कृष्णमूर्ति जी। आई हैव द स्ट्रीट यह आर रविचंद्रन अश्विन जी की है। वाइड एंगल यह किसकी है, तो अनिल कुंबले जी की है वाइड एंगल ऑटोबायोग्राफी। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह जी की है। गोल यह मेजर ध्यानचंद्र जी की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह जी की है। एज अगेंस्ट ओट्स यह सानिया मिर्जा जी की है। अनब्रेकेबल MC मेरी कॉम की है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव जी की है। बिलीव सुरेश रैना जी की है। और विनर्स माइंडसेट यह सेंट वॉटसन की है, सेंट वॉटसन की है विनर्स माइंडसेट। तो अ पैशन ऑफ डांस यामिनी कृष्णमूर्ति, आई हैव द स्ट्रीट आर अश्विन जी की, वाइड एंगल अनिल कुंबले, द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह, गोल मेजर ध्यानचंद, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, एज अगेंस्ट ओट्स यह साइना मिर्जा, अनब्रेकेबल MC मेरी कॉम, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव, बिलीव सुरेश रैना, विनर्स माइंडसेट सेंट वॉटसन की ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मार्च को मनाया जाता है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। 1 मार्च को भी जो नागरिक सुरक्षा दिवस भी मनाया गया है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी मनाया गया है 1 मार्च को। और इसके साथ ही शून्य भेदभाव दिवस भी जो 1 मार्च को ही मनाया गया है। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे भी कब मनाया गया है, 1 मार्च को। तो नागरिक सुरक्षा दिवस और शून्य भेदभाव दिवस दोनों 1 मार्च को मनाए जाते हैं। और शून्य भेदभाव दिवस की थीम क्या थी, तो एक साथ खड़े हैं इसकी थीम थी। और नागरिक सुरक्षा दिवस की जो थीम है यह क्या रखी गई थी, तो नागरिक सुरक्षा जनसंख्या की सुरक्षा गारंटी, नागरिक सुरक्षा जनसंख्या की सुरक्षा गारंटी, इस थीम पर जो नागरिक सुरक्षा दिवस है इसे मनाया गया है, इसमें सेलिब्रेशन किया गया है। अगर बात करें पहली बार हमने फुटबॉल दिवस कब मनाया है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस पहली बार कब मनाए, तो 25 मई को हमने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाया है पहली बार। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस हमने कब मनाया है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है, तो 11 जून को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 11 जून को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 30 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस पहली बार मनाया गया है। और यह भी कब मनाया गया है, 30 मई को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस। 17 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है भारत में, तो हैदराबाद का स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया है 17 सितंबर को। 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है यह 23 अगस्त को मनाते हैं। 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो जो राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस है, जो जेवलिन थ्रो डे है, यह कब मनाया जाता है, 7 अगस्त को मनाया जाता है। और 25 जून को किससे मनाने की घोषणा की है, तो संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा कब की गई है, 25 जून को की गई है। और जो है हमारा स्टार्टअप इंडिया डे या स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 जनवरी को स्टार्टअप डे मनाया जाता है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीकृत डेटाबेस पोर्टल बॉन्ड सेंट्रल किसने लॉन्च किया है, तो केंद्रीकृत डेटाबेस पोर्टल है यह, और सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है बॉन्ड सेंट्रल को। सेबी जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसके द्वारा बॉन्ड सेंट्रल को लॉन्च किया गया है, जो कि एक केंद्रीकृत डेटाबेस पोर्टल है। यहाँ पर क्या उपलब्ध होगा केंद्रीकृत डेटाबेस पोर्टल पर, जो बॉन्ड सेंट्रल जारी किया गया है सेबी के द्वारा, तो जो निवेशक होते हैं, निवेशकों की जानकारी के लिए या निवेशकों की डेटा तक पहुंच को आसान बनाने के लिए यहाँ पर डेटा उपलब्ध कराया जाएगा पिछले कई वर्षों का केंद्रीकृत डेटाबेस पोर्टल पर, और सेबी ने इसे लॉन्च किया है। सेबी के बारे में अगर देखेंगे तो 1988 में इसकी स्थापना होती है, लेकिन इसे अधिनियम के तहत जो वैधानिक संस्था कब बनाया गया, 1992 में बनाया गया था, हर्षद मेहता स्कैम के बाद। इसका मुंबई में हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके हेड कौन बन चुके हैं, तो तुहिन कांता पांडे जी इसके हेड बन चुके हैं, जो कि अभी हाल ही में बने हैं। और इसकी फर्स्ट महिला हेड कौन थी इससे पहले, तो यह माधवीपुरी बुच जी इससे पहले हेड थी इसकी, और यह फर्स्ट महिला हेड थी सेबी की, माधवीपुरी बुच। अगर बात करें फर्स्ट हेड कौन थे, फर्स्ट हेड कौन बने थे सेबी के, तो जो एस दुबे है यह सेबी के फर्स्ट पहले हेड थे। शेयर मार्केट को नियंत्रित कंट्रोल करने का कार्य करता है सेबी। और अभी माइटी मिनिस्ट्री है हमारी, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है,
इसने अभी हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया है। आधार सुशासन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो यह माइटी मिनिस्ट्री ने किया है। और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए आधार सुशासन पोर्टल लॉन्च किया है माइटी मिनिस्ट्री के द्वारा। और जो अगर बात करें सेबी ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो जो सेबी के द्वारा पोर्टल लॉन्च किया गया है बॉन्ड सेंट्रल केंद्रीकृत डेटाबेस पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में तीसरी SABA साब महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब भारत के द्वारा जीता गया है इस बार तीसरी SABA महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब। SABA महिला चैंपियनशिप का खिताब तीसरा आयोजन हुआ था, इसे भारत के द्वारा जीता गया है। और इसका फुल फॉर्म है SABA का साउथ एशिया बास्केटबॉल एसोसिएशन, साउथ एशिया बास्केटबॉल एसोसिएशन। और इसका यह थर्ड क्रम था इस बार। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो जो केडी जादव स्टेडियम है नई दिल्ली में, जो दिल्ली में केडी जादव स्टेडियम है, यहाँ पर आयोजन हुआ था। साउथ एशिया बास्केटबॉल एसोसिएशन के द्वारा इसका आयोजन कराया गया था, साप का SABA। इसका विजेता भारत रहा है तीसरे संस्करण का, उप विजेता मालदीव रहा है। और पहली बार भारत ने यह खिताब जीता है, जो अपने बास्केटबॉल में पहली बार साउथ एशिया बास्केटबॉल में जो खिताब जीता गया है इंडिया के द्वारा। बास्केटबॉल के परिसर को क्या कहा जाता है? तो कोर्ट कहा जाता है। और इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बास्केटबॉल में 5 होती है। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है, वॉलीबॉल में 6 होती है, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, कबड्डी में 7, रग्बी में 15 खिलाड़ियों की संख्या होती है। फुटबॉल में और हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें फुटबॉल और हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में इनॉक्स इंडिया को देश में क्रायोजेनिक ईंधन के टैंक के लिए पहला IATF 16,949 प्रमाणन मिला है। इनॉक्स इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? जो क्रायोजेनिक ईंधन है इसको रखने के लिए टैंक का निर्माण करने का जो पहला प्रमाण पत्र मिला है इनॉक्स कंपनी को, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो गुजरात में इसका मुख्यालय है। इनॉक्स इंडिया इसे सर्टिफिकेट मिला है IATF 16,949, अर्थात जो IATF 16,949 का जो सर्टिफिकेट है यह इनॉक्स इंडिया को दिया गया है। और इसने यह मान्यता प्राप्त कर ली है कि यह जो क्रायोजेनिक इंजन है उनके ईंधन को रखने के लिए टैंक बना सकता है। तो क्रायोजेनिक ईंधन के लिए जो आवश्यक टैंक है उसका निर्माण कर सकती है इनॉक्स कंपनी। और कहाँ पर यह निर्माण करने वाली है इनॉक्स इंडिया? तो जो कलोल गुजरात है यहाँ पर यह इसका निर्माण करने वाली है क्रायोजेनिक ईंधन को रखने के लिए टैंक का। क्रायोजेनिक ईंधन क्या होता है? तो एट वेरी लो टेम्परेचर, अर्थात जो अति निम्न तापमान पर कार्य करने में सक्षम होता है जो इंजन, उसे क्रायोजेनिक इंजन कहा जाता है। और इसमें कौन कौन से ईंधन होते हैं क्रायोजेनिक में? तो जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन, जो है तरल अवस्था में हाइड्रोजन और तरल अवस्था में जो ऑक्सीजन होती है, क्रायोजेनिक इंजन में इसका प्रयोग किया जाता है। अति निम्न तापमान पर जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है ये लिक्विड अवस्था में आ जाती है और क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में 5 आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा किसने की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 5 आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की गई है। महाकुंभ, आपको पता है महाकुंभ का समापन हो चुका है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन हुआ था इस बार, और प्रयागराज में इसका आयोजन हुआ था संगम की धरती पर। कुंभ के समाप्ति के साथ ही 5 नए आध्यात्मिक कॉरिडोर की घोषणा की गई है। यहाँ के CM जो योगी जी है इनके द्वारा 5 जो आध्यात्मिक कॉरिडोर है इनकी घोषणा की गई है। तो प्रयागराज, विंध्याचल देवी और काशी, पहला कॉरिडोर कौन सा होगा? तो यह प्रयागराज, विंध्याचल, काशी कॉरिडोर होने वाला है। तो प्रयागराज से विंध्याचल देवी जो कि मिर्ज़ापुर में है, मिर्ज़ापुर में विंध्याचल देवी का मंदिर है, तो काशी तक इन्हें जोड़ा जाएगा। पहले जो आध्यात्मिक कॉरिडोर है इसके अंतर्गत। दूसरे आध्यात्मिक कॉरिडोर के अंतर्गत प्रयागराज, अयोध्या और गोरखपुर को जोड़ा जाएगा। तीसरा जो कॉरिडोर होने वाला है प्रयागराज, लखनऊ और नैमिषारण्य तक हो रहेगा। प्रयागराज, लखनऊ, नैमिषारण्य, अर्थात जो सीतापुर है यहाँ तक नैमिषारण्य, सीतापुर में जो नैमिषारण्य में सीतापुर है यहाँ तक प्रयागराज, लखनऊ, नैमिषारण्य। प्रयागराज, राजापुर और चित्रकूट
जो चौथा हमारा आध्यात्मिक कॉरिडोर होगा, इसके अंतर्गत प्रयागराज को राजापुर और चित्रकूट से जोड़ा जाएगा। और जो राजापुर गांव है यहीं पर तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। प्रयागराज, मथुरा और वृंदावन जो हमारा 5वां कॉरिडोर होने वाला है, यह प्रयागराज, मथुरा और वृंदावन ब्रज की धरती को जोड़ने का कॉरिडोर रहेगा। तो इन 5 आध्यात्मिक कॉरिडोर की घोषणा की गई है जो सीएम योगी नाथ जी है इनके द्वारा। अब हम कल के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। और क्लास अच्छी लगी हो, क्लास आपके लिए हेल्पफुल है तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, और अपना कुछ कमेंट है, आपकी कुछ बात है अगर प्यारी सी, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहे नासा के पंच मिशन का संबंध किससे? सूर्य से इसका संबंध है। देश में सीसा रहित पेरोवस्काइट लेट कहाँ विकसित की गई है? तो कहाँ पर इसे हैदराबाद में विकसित किया गया है, सीसा रहित पेरोवस्काइट एलईडी को। हाल ही में सेबी का 11वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो तुहिन कांता पांडे जी सेबी के 11वें प्रमुख नियुक्त हुए हैं। केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने एक राष्ट्र एक बंदरगाह और मैत्री ऐप कहाँ लॉन्च किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल जी एक राष्ट्र एक बंदरगाह और मैत्री ऐप कहाँ से लॉन्च किया है? तो मुंबई से इसे लॉन्च किया गया है। S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा बन गया है? तो यह यस बैंक है। पुरानी भारतीय समुद्री निर्माण तकनीक से निर्मित सिला हुआ जहाज कहाँ लॉन्च हुआ है? तो गोवा से इसे लॉन्च किया गया है। हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो 9वां जो राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो उड़ीसा में इसका आयोजन हुआ है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन। नेक्स्ट है, हाल ही में 28 फरवरी को कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय जो विज्ञान दिवस है यह मनाया गया है 28 फरवरी को। चर्चा में रहे प्राण मित्र और जीव दया पुरस्कार का संबंध किससे? तो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड से संबंधित है। 4000 वर्ष पुराने वुडन सर्कल की खोज कहाँ हुई है? जो डेनमार्क में, यहाँ पर जो 4000 साल पुराने जो वुडन सर्कल है इसकी खोज हुई है, जिससे ब्रिटेन और डेनमार्क के मध्य संबंधों का पता चलता है। अब आज के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किसने मान्यता दी है? यूएसए के द्वारा। चर्चा में रही कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी का संबंध कहाँ से? तो तुर्की से है। अध्ययन के अनुसार मंगल ग्रह के लाल रंग का कारण क्या है? फेरी हाइड्राइट इसका कारण है, उत्तरदायी है। एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन कहाँ? राजस्थान में हुआ है। चर्चा में रही दिया सलाई आत्मकथा किसकी है? तो यह कैलाश सत्यार्थी जी की है। प्रतिवर्ष नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को मनाया जाता है। केंद्रीकृत डेटाबेस पोर्टल बॉन्ड सेंट्रल किसने लॉन्च किया है? तो यह सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तीसरी SABA महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब भारत के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में इनोक्स इंडिया को देश में क्रायोजेनिक ईंधन टैंक के लिए पहला IATF 16,949 प्रमाणन मिला है। इनोक्स इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो गुजरात में मुख्यालय है। 5 आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। धन्यवाद। जय हिंद।